जय हिंद। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो यस लिखे। अगर ऑडियो एवं वीडियो क्लियर आ रही है तो यस लिखे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। कल जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगाल के पहले गवर्नर जो थे, उसके बाद से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, आज भारत के गवर्नर जनरल के विषय में चलेंगे। उसके बाद वायसरायों पर चर्चा होगी। और एक मैं आपसे दोस्त बात करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं इसी टॉपिक से होते हैं। इस टॉपिक को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और डायरेक्ट बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में यहां से क्वेश्चन लगातार ले गए हैं, लगातार, जिसकी कोई कमियां नहीं है। तो एक बार इसको देखा जाए। अब बात करते हैं। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि लॉर्ड क्लाइव जो थे बंगाल के पहले गवर्नर बने। उसके बाद से मैंने बताया था कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। आज मैं बताने जा रहा हूं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो देखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेक्टिक थे। कौन थे जी? भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेक्टिक। नाम को याद रखना पड़ेगा। इसके पहले 1803 में मद्रास के भी गवर्नर रह चुके थे, यानी इनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 1823 में ये आपको बंगाल में भी गवर्नर के पद पर, प्रभारी गवर्नर के पद पर संभाल चुके थे। लेकिन जैसे ही चार्टर एक्ट 1833 आया, चूंकि कब से कब रहे, 1828 से 1835 तक, 1828 से 1835 तक एक गवर्नर जनरल के पद पर रहे। लेकिन 1828 से 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे। और 1833 से 1835 तक ये जो रहे ना, ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। कहां तक किसके रहे? भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेक्टिक। कौन थे जी? लॉर्ड विलियम बेक्टिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेक्टिक। लाइन क्लियर हो गया? ये बात को याद रखना है। उसके बाद की यदि बात करते हैं, 1829 में इन्होंने बंगाल में तथा 1830 में मद्रास और बंबई में सती प्रथा का अंत किया। ठीक है ना? 1828 से 1835 तक लगातार रहे। इसके 1828 से 33 तक रहे कलकत्ता के गवर्नर जनरल। 1833 से क्या हो गए? भारत के। मैंने बताया था कि चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लाइन क्लियर है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेक्टिक। इन्होंने 1829 में बंगाल में तथा 1830 में बंबई और मद्रास में सती प्रथा का अंत किए। अब एक वर्ड बनता है सती प्रथा। अगर सती प्रथा की बात की जाए तो यह एक ऐसा प्रथा था, अगर किसी स्त्री के पति मर जाते थे तो उस स्त्री को उस पति के शव के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये घटनाएं बहुत दिन से चल रही थी। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति गिरते हुए नजर आई। तब ऐसा हुआ कि राजा राम मोहन राय ने
इस समाज के दर्दनाक कहानी को समझा और लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के राजा राम मोहन राय, ये बचपन से मिशनरी स्कूल में पढ़े थे। किस स्कूल में पढ़े थे? मिशनरी स्कूल में पढ़े थे। अगर राजा राम मोहन राय के विषय में कहा जाए पर्सनल कहानी, तो राजा राम मोहन राय के भाई के मरने के बाद इनके भाभी को भी सती बनाने की बात आई, तो इन्होंने समाज में आगे निकल करके विरोध किया कि मेरी भाभी सती नहीं बनेगी। तो समाज के लोगों का ताना बाना सहने के बाद भी, समाज के लोगों के ताना बाना सहने के बाद भी इन्होंने ये सोचा कि मेरी भाभी सती नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। इन्होंने अपनी भाभी को सती बनने से रोका, लेकिन ये सोचे कि मैं तो अपनी भाभी को बचा लिया, लेकिन समाज की और कितनी माताएं बहनें और भाभियां जल रही है। तो अतः इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया? सती प्रथा का उन्मूलन कराए, सती प्रथा का अंत कराए। उस समय बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, सती प्रथा का अंत कराए। अब देखिएगा, अब सती प्रथा का अंत हो गया तो समाज के ठेकेदार लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। समाज के ठेकेदार लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब क्या हुआ कि इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक रूल जारी किया कि जो जो लोग इस सौदाह में जाएंगे या लाश जलाने में जाएंगे उन पर क्या होगी? फौजदारी मुकदमा किया जाएगा, मर्डर केस, फौजदारी मुकदमा किया जाएगा, यानी मर्डर केस किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उस समय मर्डर केस का दो ही सजा होता था, काला पानी और फांसी, काला पानी और फांसी। तो समाज के लोग का अपना जान बहुत प्रिय निकला ठेकेदारों का, उसने क्या किया? सती प्रथा को छोड़ दिया। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल में कब किया? 1829 में। और यही व्यक्ति यदि बात करते हैं बंबई और मद्रास में कब किया, तो 1830 में। ये महिलाओं के साथ काफी दुर्व्यवहार बातें थी, जिसको कि उसने अंत किया। उसके बाद बात करते हैं तो एक ठगी प्रथा चल रहा था उस काल में। ठगी प्रथा का भी अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कह सकते हैं कि कुप्रथाओं को दूर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसने क्या किया कि ठगी प्रथा का अंत किसके माध्यम से किया? तो ठगी प्रथा को दूर करने का जिम्मेवारी किसको दिया था? कर्नल स्लीमन को दिया था। किसको दिया था? कर्नल स्लीमन को दिया था कि तुम यहां पर ठगी प्रथा के लिए रूल बनाओ। ठगी प्रथा के अंत करने की जिम्मेवारी किसको दिया था? कर्नल स्लीमन को दिया था। ये लाइन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी करने की विचार आई तो यह सबसे पहले किसका देन है? किस माध्यम में पढ़ाई होगी? इंग्लिश मीडियम में। यह जो रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक का ही देन है। इसके लिए राजा राम मोहन राय का भी सपोर्ट रहा कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए। तो यह जो जिम्मेवारी दिया गया लॉर्ड मैकाले को सौंपा गया, ठीक है ना। तो शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी करने का रूल कब बनाया गया? 1835 में। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में सरकारी नौकरी में भेदभाव को दूर करने की बात कही। सरकारी नौकरी में भेदभाव को दूर करने की बात किसने कही? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। यहां पर अंग्रेजों को, जैसे कि आप जानते भी होंगे कि अंग्रेजों को बड़े पदों पर दिया जाता था और भारतीयों को छोटे पदों पर दिया जाता था,
लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यहां पर दूर करने का प्रयास किया। एक बच्चा पूछ रहा है काला पानी क्या होता है। काला पानी हो जाता था कि जो लोग अपराध करते थे उन्हें क्या किया जाता था, टापू पर उतार दिया जाता था। दोबारा दोबारा उन्हें फिर अपने परिवार से मिलने की इजाजत नहीं थी। ठीक है ना। एक आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि चार्टर एक्ट क्या होता है। आप लोग पिछले वीडियो को ध्यान से देखते नहीं है। इसका मतलब अगर चार्टर एक्ट की बात की जाए और भारत शासन अधिनियम की बात की जाए तो मैंने पढ़ाया था कि चार्टर एक्ट जो होता है वह 1857 के क्रांति से पहले बना राजलेख है, जो एक पन्ना का नियम लिख के आता था और उसी से ब्रिटिश कंपनी भारत के शासन को चलाती थी। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति के विरोध के बाद आने लगा। क्लियर। अब चलते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इससे 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा, सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक क्वेश्चन भी घुमा के पूछ सकता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब घोषित किया? 1835 में। क्योंकि ये जो क्लास चल रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ये तो मैंने सती प्रथा के विषय में बता दिया था। अब जैसे चार्ल्स मेटकाफ से एक ही क्वेश्चन आता है। 35 से 36 बहुत कम दिन तक रहा था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। बहुत लोग को गड़बड़ी हो जाती है लॉर्ड रिपन के साथ। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया था, लेकिन प्रेस का मुक्तिदाता यदि वर्ड आवे तो आपको चार्ल्स मेटकाफ के साथ ही जाना है। इसने प्रेस की स्वतंत्रता दी थी। क्या दी थी? प्रेस को निर्भीक रूप से छापने की आजादी दी थी। ठीक है ना। प्रेस की स्वतंत्रता दी थी। अब बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के विषय में। लॉर्ड ऑकलैंड के विषय में तो इसने क्या किया था? जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड का। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड। अब आप कहिएगा कि सर हम तो पढ़े शेरशाह सूरी। बिल्कुल बोलिएगा। तो यदि बात करते हैं शेरशाह सूरी के विषय में तो आप पहले जान लीजिए कि सबसे पहले अफगानिस्तान से समुद्र तक एक रास्ता था जिसका नाम हुआ करता था उत्तरापथ। उत्तरापथ। इस रास्ते का प्रयोग करके चाणक्य तक्षशिला से आपको पाटलिपुत्र भी आते थे। ये आपको अफगानिस्तान से लेकर के समुद्र तक, यानी सोनारगांव समुद्र तक था। इसका नाम था उत्तरापथ। यही रास्ता शेरशाह सूरी के शासनकाल में हिंदू कुश पर्वत से चल करके और यहां तक समुद्र तक पहुंचा, तो इसका नाम पड़ा शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग। इसने क्या किया कि जो चाणक्य ये मौर्य उत्तरापथ जो था ना, ये संभवतः मौर्य शासकों ने बनवाया था। कौन शासकों ने? मौर्य शासकों ने, चाणक्य के कहने पर। और इसी का नाम है शेरशाह सूरी मार्ग। अब यदि इसकी बात करते हैं तो आज के डेट में ध्यान दीजिएगा, यहां पर आज के डेट में जैसे ही यहां से पाकिस्तान बट गया, इधर बांग्लादेश बट गया, तो अब एक क्या हो गया, इसी को ऑकलैंड ने क्या किया? पक्कीकरण करवाया। इसका नाम दिया जीटी रोड।
और जैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश बट गया तो यहां पर दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक NH1A, NH1 और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ये जो रूट हो गया आपको NH2 हो गया। वही शेरशाह सूरी मार्ग है, वही GT रोड है। जो आज के डेट में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी मार्ग या GT रोड अभी भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो NH1 और NH2 से, NH1 और NH2। अब बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड क्या किया था, तो उसी शेरशाह सूरी मार्ग को पक्कीकरण किया था। क्या किया था जी, पक्कीकरण, और उसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग से बदल के क्या कर दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। उसके बाद से बात करते हैं लॉर्ड एलनबरो का। तो एलनबरो के समय में क्या हुआ था, सिंध का विलय किया था अंग्रेज, सिंध को अपने साम्राज्य में मिलाया था। सिंध कहां पड़ता है, तो आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। और इसने भी दास प्रथा को अंत करने के लिए एक कानून बनाया 1843 में। ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये तो मैंने बता दिया था पूरा मौर्य काल से लेकर के आज तक का इतिहास। लॉर्ड हार्डिंग से एक क्वेश्चन आता है। लॉर्ड हार्डिंग, भारत में ना अगर अंग्रेज नहीं आते तो हम लोग सांप सपेरे के देश से बिलोंग करते थे। हम लोगों के पास उतनी क्षमताएं नहीं थी कि हम लोग आगे बढ़ सके, लेकिन अंग्रेज आए तो हम लोगों को काफी सुसमृद्ध बनाया। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या किया गया, नर बलि प्रथा का अंत किया गया। आज भी आप देखते होंगे कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में, किस राज्यों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपने देवी देवता को खुश करने के लिए कुछ आदिवासी लोग आदमी को बलि देता है। इसको कह सकते हैं अंधविश्वास की प्रथा। इसको कह सकते हैं अंधविश्वास की प्रथा। तो नर बलि प्रथा को किसने अंत किया था, लॉर्ड हार्डिंग। और ये हार्डिंग अलग थे और कलकत्ता दरबार के हार्डिंग अलग थे। ठीक है ना। इन्होंने ही 1944-45 में नर बलि प्रथा को अंत करने का डिसीजन दिया। 44 में डिसीजन लिए थे, 45 में सबसे पहले आए थे, यही काम किए थे। कौन, लॉर्ड हार्डिंग। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लॉर्ड हार्डिंग नर बलि प्रथा किसने समाप्त किया, लॉर्ड हार्डिंग। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, डलहौजी। इससे तो इतना क्वेश्चन है कि इसका हर क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डलहौजी। डलहौजी बोले हैं, भौजी नहीं बोले हैं यार, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की यदि बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने एक व्यापक सिद्धांत लाया, हड़प की नीति। हड़प की नीति क्या होता है कि जिस देसी रजवाड़े के अपने संतान नहीं हैं उनके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लेना, यह क्या था, हड़प की नीति थी। तो हड़प की नीति के अनुसार इसने 17 को मिलाया, जैतपुर को मिलाया, संभलपुर को मिलाया, उदयपुर को मिलाया, झांसी को मिलाया, नागपुर को मिलाया और अवध को मिलाया। आप जानते ही होंगे कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगा करके, अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। कौन आरोप लगा था, कुशासन का आरोप लगा करके इनको ब्रिटिश राज में मिला लिया। यहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, इनको क्या किया, दत्तक पुत्र के कारण दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दिया और इनके राज्य को लास्ट में जाकर के मिला लिया। जी, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक है ना। इसने क्या किया कि हड़प की नीति अपनाई और अंग्रेजों के सत्ता को मजबूत करने के लिए, चूंकि छोटे छोटे रजवाड़ों को दूर कर देंगे तो रेवेन्यू ज्यादा आएगा, तो हड़प की नीति को दूर करने के लिए इसने क्या किया,
छोटे छोटे स्तर पर एक एक देसी राजवाड़ों को मिलाने का प्रयास किया। इसने अपने शक्ति को, अंग्रेजों के शक्ति को मजबूत करने के लिए क्या किया? तोपखाना बनवाया। कहां पर? मेरठ में। मेरठ आज के डेट में यूपी में पड़ता है। यहीं से सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आप लोग को पढ़ाए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद से अगर बात करते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो इसने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां बदल के किया? शिमला किया। गर्मी की राजधानी कहां किया जी? शिमला। ऐसे भारत की राजधानी कहां थी? कलकत्ता थी। कहां थी उस समय? कलकत्ता थी। और सेना का मुख्यालय भी कहां शिफ्ट कर दिया? शिमला में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद से इसने विकास के भी बहुत सारे काम किए। पूछा जाता है रेल का शुरुआत भारत में, रेल किसका देन है? तो रेल जो है डलहौजी का देन है। किसका देन है जी? पहली बार डाक टिकट जो इसी ने चलाया था। डाक टिकट का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कहां से? लाहौर से। कहां से? लाहौर से। डाक टिकट का प्रारंभ कहां से हुआ था? लाहौर से। कब हुआ था? 1854 में। किसने किया था? डलहौजी में। 1853 में आपको 16 अप्रैल 1853 को किए थे। कहां से? मुंबई से थाने। बंबई से मुंबई, जो भी लिख लीजिए। मुंबई से थाने पहली बार रेल गाड़ी चलाई गई थी, 34 किलोमीटर, ठीक है ना। रेलवे की शुरुआत किए। उसके बाद से विद्युत तार सेवा की शुरुआत। बिजली का जो तार खिंचाता है ना, ये सबसे पहले डलहौजी का ही देन है। यानी कहां से कहां तक? कलकत्ता से आगरा तक। यानी डलहौजी को कुल मिला के कह सकते हैं कि भले इसने अंग्रेजी सत्ता को मजबूत किया, लेकिन विकास के दिशा में काफी इसने काम किया है। चूंकि डलहौजी को ऐसा एहसास नहीं था कि हमको भारत छोड़ के जाना भी पड़ेगा। तो हड़प की नीति किसने चलाई? डलहौजी। किसने भारत की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला शिफ्ट किया? डलहौजी। रेल का भारत में शुरुआत किसने करवाया? डलहौजी। डाक टिकट किसने चलवाया? डलहौजी। प्रथम बिजली का तार किसने चलवाया? डलहौजी। बिल्कुल ही पीडीएफ मिलेगा ना, तो इसको कॉपी पर एक बार नोट कर लीजिएगा। और इस मेरा जो क्लास का वीडियो है इसको दोबारा जरूर सुनिएगा। यहां से क्वेश्चन रहना ही रहना है। आगे बढ़े। उसके बाद से डलहौजी ने और काम किया, जिसने कि आपको देखिएगा कि वुड डिस्पैच किसका देन है? डलहौजी का। वुड डिस्पैच क्या है? उच्च शिक्षा से संबंधित नियम है। क्या है जी? उच्च शिक्षा से संबंधित नियम है, जिसको कि विश्वविद्यालय शिक्षा नीति कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विश्वविद्यालय शिक्षा नीति। पढ़ना तो दोस्त पड़ेगा ही पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन न रहने का तुक ही नहीं है कि बिहार पुलिस छोड़ देगा। बात समझ रहे हैं ना। और देखिएगा 1850 में सिक्किम को किसने मिलाया? डलहौजी ने। उसके बाद फिर सिक्किम क्या हो गया? अलग हो गया। फिर सिक्किम क्या हो गया? अलग हो गया। फिर जाके सिक्किम को स्वतंत्र भारत के बाद इंदिरा गांधी के माध्यम से फिर दोबारा मिलाया गया, जो कि आप पॉलिटी में पढ़े होंगे। सिक्किम का अंतिम राजा था चोंग्याल। वुड डिस्पैच क्या है? तो वुड डिस्पैच विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी नीति थी, उच्च शिक्षा में सुधार की नीति थी। उसके बाद से बंगाल विलय, सॉरी पंजाब विलय, पंजाब को भी इसी ने मिलाया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ था, और आगे चल के बर्मा को भी इसी ने मिलाया था। लेकिन बाद में चल के क्या हुआ? 1935 में अलग हो गया।
जी, चोंग्याल की घटना बाद में है, उसके पहले सिक्किम को डलहौजी मिला चुका था। चोंग्याल की घटना बाद की है। आप गूगल भी सर्च करिएगा ना तो चोंग्याल का, सिक्किम के अंतिम राजा चोंग्याल का फैमिली फोटो, तो इंदिरा गांधी बड़ी मशक्कत से सिक्किम को मिलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ भारत के वायसराय पर। अब बात कर लेते हैं कुछ भारत के वायसराय पर। इसके बाद मैं बोला कि भारत के वायसराय, तो भारत के वायसराय तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत के पहला वायसराय बने, लेकिन उसी के समय 1857 का विद्रोह हो गया। तब विद्रोह के बाद उन्हीं को गवर्नर जनरल के पद से जो हड़प कीमती डलहौजी लाया, काफी भारत में आक्रोश का माहौल बन गया था। परिणाम स्वरूप यहां पर गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो चलिए अगर बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग का, किसका, कैनिंग का, लॉर्ड कैनिंग का, तो कह सकते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, और भारत के प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे जी, जिनका नाम है क्या, कैनिंग। क्या नाम है, कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। क्लास हो जाने के बाद में दोस्त पीडीएफ मिलता है जी, कि पहले ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 18 एक क्वेश्चन आता है, और मैं पहले भी बताया हूं कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, तो कैनिंग के नाम गवर्नर जनरल के नाम से, पद के नाम से, उस समय मोबाइल नहीं था, फोटो नहीं था, गवर्नर जनरल के नाम से इतना लोगों में खफा था, आक्रोश था, कि क्या कर दिया गया, सब काम वही छोड़ दिया गया, और गवर्नर जनरल पद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। बात सब वही था, केवल पद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ने क्या लाया, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पीनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता की स्थापना कब हुई थी, 1860 में। कहां से आया था, इंग्लैंड से। और बात बोलते हैं आईपीसी की शुरुआत कब हुई थी, इंग्लैंड के पार्लियामेंट से कब आई थी, 1860 में। आज इसी आईपीसी पर आज भी न्याय होता है, आज भी भारत का न्याय इसी आईपीसी के सहारे होता है। कोई डाउट, भारत का न्याय यही आईपीसी, अगर आप जिस तरह के गलती किए रहेंगे उसी तरह की सजा होगी, जिसको आईपीसी कहते हैं। आईपीसी का वर्णन जो है ना, संविधान का वर्णन अनुच्छेद में है, और आईपीसी का वर्णन किसमें है, धारा में। तो आईपीसी कौन लेके आया इंडिया में, लॉर्ड कैनिंग। ये भी अच्छा काम किया था। अगर बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समर्थन से, इन्होंने भारत में क्या किया, विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की। क्वेश्चन ये भी आता है कि विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत किसने की,
विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने। विधवा पुनर्विवाह की यदि बात करते हैं, विधवा पुनर्विवाह की यदि बात करते हैं तो जिस औरत के पति मर जाते थे उस औरत को समाज में दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं था, लेकिन कैनिंग कहा कि औरतों को, जबकि पुरुष को था, औरतों को भी दोबारा पुरुष की भांति विवाह करने का अधिकार दिया जाएगा। और ये बात लोग कहते हैं कि गलत है कि सही है, आज के डेट में सब कोई सही मान लिया है लेकिन पहले भी अगर धर्म मानते थे तो धर्म का सार क्या है? वेद। और सबसे पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी ऐसा कहा गया है कि महिलाएं दोबारा विवाह कर सकती थी। किससे? अपने देवर से। देवर का मतलब यह होता है दूसरा वर। अपने देवर से शादी कर सकती थी। अब देवर से बाउंडेशन क्यों दिया गया था? देवर से बाउंडेशन क्यों दिया गया था? क्योंकि प्रॉपर्टी और संपत्ति तथा जेवर के लेके, गहना के लेके, गोल्ड के लेके झगड़ा ना हो, घर का माल घरे में रह जाए। कोई दिक्कत? एक बच्चा पूछता है कि आईपीसी क्या है, तो उसका मैं बारंबार कमेंट ट्रेवल कर रहा है कि आईपीसी क्या है, बारंबार कमेंट आ रहा है। तो यदि आईपीसी की बात करते हैं तो संविधान क्या है? तक लिखित नियमों का स्रोत है, उसे क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। नियम बन गया उसको क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। लेकिन धारा किसे बोलते हैं? धारा बोलते हैं आईपीसी में दोषी के सजा देने के प्रावधान को। जो जैसा गलत करता है उसे उसी तरह की सजा दी जाती है, जिसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। कोई दिक्कत? 1857 में इसने क्या किया? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई की। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय कब बना था? 1857 में। और इसी के शासनकाल में क्या हो गया? 1857 में विद्रोह हो गया। हालांकि ये भी बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इसको हटाया नहीं गया। 1857 के विद्रोह के बाद यह भारत का क्या बना? पहला वायसराय बना। क्या बना जी? भारत का पहला वायसराय। अब बात करते हैं लॉर्ड मेयो का। ये भी बहुत अच्छा व्यक्ति था लॉर्ड मेयो। यह 69 से 72 तक रहा था। 1869 से 72 तक रहा था लॉर्ड मेयो। तब पहली बार इसने जनगणना कब कराया? 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना, आज भी होती है ना हर 10 साल पर जनगणना, तो जनगणना किसका देन है? लॉर्ड मेयो का। हालांकि नियमित जनगणना किसने करवाई? लॉर्ड रिपन ने 1881 से। तब भारत में पहली जनगणना, इसीलिए दोनों लगा दिए हैं कि आप कंफ्यूजन में मत आइएगा। भारत में पहली जनगणना किसने कराया था? लॉर्ड मेयो। कब कराया था? 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। कृषि विभाग की स्थापना किसने किया? लॉर्ड मेयो। अब लॉर्ड मेयो तो अभी काम करने के लिए शुरू किया और 1872 में यह गया था अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कहां पर गया था? जेल में गया था। जेल में किस लिए? जो जेल में रह रहे कैदियों के हालात जानने के लिए, कैदियों की स्थिति को जानने के लिए, स्थिति को देखने के लिए गया। स्थिति को देखने के लिए गया। तब जाके क्या हुआ कि 1872 में एक कैदी था अफगानी, जिसने क्या किया? चाकू मार के इनकी हत्या कर दी। ये गए थे बेचारे कैदी की स्थिति जानने के लिए कि कैदियों को तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, जेल मैनुअल के अनुसार खाना पीना, पानी, रहना सहना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
ये देखने गए थे कैदियों की स्थिति, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, इनको चाकू मार के हत्या कर दिया। क्या कर दिया, चाकू मारकर हत्या, चाकू से। ये पहले रहे जिनकी हत्या हुई, ये पहले रहे भारत के वायसराय जिनकी हत्या हुई, जिनका नाम क्या रहा, लॉर्ड मेयो। कोई दिक्कत? अब देखिए लॉर्ड लीटन की बात करते हैं, लॉर्ड लीटन की बात करते हैं। तो लॉर्ड लीटन जो था ना, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, लेकिन थोड़ा सा भारतीयों को दबाने के लिए प्रयास किया, भारत को दबाने के लिए भारतीयों को प्रयास किया। तो इसी के शासन काल में पहली बार अकाल आयोग का गठन हुआ। उस समय ऐसा होता था कि खेती जो थी मानसून प्रभावित थी, अगर खेती नहीं होगी, सॉरी, अगर वर्षा नहीं होगी तो खेती बर्बाद हो जाती थी। तो मानसून पर आधारित खेती थी। तो इसने क्या किया कि पहली बार जब खेती होती थी तो जिस साल में खेती की उपज नहीं हुई उस साल में भूखमरी आ जाती थी। तो इसने भूखमरी से निपटने के लिए क्या किया कि पहली बार अकाल आयोग का गठन किया, ताकि कम से कम कोई भूख से न मरे। आज के डेट में आप देखते होंगे कि एक भी व्यक्ति बिना खाए बिना पिए नहीं मरता है। रोज पेपर में बिहार की घटना छपती है, बिहार पुलिस वाले, सुन लो, जहरीली शराब पीने से इतने की मौत, विषाक्त खाने से इतना लोग मरे। आज के डेट में लोग खा के और पी के मरता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि लोग भूख से मर रहे थे। इसने क्या किया, अकाल आयोग बनाया। इसी के पैमाना पर आज के डेट में एफसीआई चल रहा है। और आ जाइए, एक है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की यदि बात करते हैं तो कौन लगाया, लॉर्ड लीटन। कब लगाया, 1878 में। आपके सोच से होगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। इसने एक ऐसा नियम लाया कि अगर प्रेस वाले को, मेटकाफ तो प्रेस के मुक्तिदाता बोलते हैं ना जी, तो प्रेस वाले को कुछ भी छापना हो तो पहले तो ये बात की अंग्रेजी में छापेंगे, क्योंकि इनको कौन भाषा समझ में आती थी, अंग्रेजी। अंग्रेजी में छापेंगे। और दूसरा चीज की कोई उत्तेजित नहीं बात छापेंगे, छापने से पहले दिखा लेंगे, ठीक है ना, छापने से पहले दिखा लेंगे। किससे, अंग्रेजों से। तो जब छापने से पहले दिखाने की बात आई तो इसका नाम क्या रहा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या नाम रहा जी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो एक बार ऐसी घटना घटी कि जब एक्ट लागू कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया, तो एक कलकत्ता में एक पत्रिका छप रही थी, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, एक पत्रिका छप रही थी, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है ना। तो अमृत बाजार पत्रिका का जो रहा, रातों रात इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, जैसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसका जो नाम तो वही रहा, लेकिन इसका भाषा ना बंगला से बदल के अंग्रेजी कर दिया गया। क्या कर दिया गया जी, अंग्रेजी कर दिया गया। बंगला से बदल के क्या कर दिया गया, अंग्रेजी कर दिया गया। आज जो देखते हैं चैनल एबीपी न्यूज, इसी का फुल फॉर्म है, जो स्टार न्यूज बदल के क्या हुआ, एबीपी, यानी अमृत बाजार पत्रिका। एक क्वेश्चन आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका ने अपनी रातों रात भाषा बदल दी, अमृत बाजार पत्रिका। क्या कर दिया जी, बांग्ला से इंग्लिश कर दिया, बांग्ला से क्या कर दिया, इंग्लिश कर दिया। काइंडली आप लोग आपस में टॉक ना करें, इससे क्वेश्चन खूब रहता है दोस्त। तब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो समझ गए, वही वर्नाकुलर प्रेस पर प्रतिबंध था। अब इसने क्या किया, आर्म्स एक्ट लाया। आर्म्स एक्ट यानी कहा कि 1878 में कहा कि भारतीयों को हथियार रखना
मना है, लेकिन वही अंग्रेज हथियार रख सकते हैं। तो यहीं पर क्या किया, आर्म्स एक्ट लेके आया। कौन, लॉर्ड लीटन। इसने एक और काम किया कि यहां पर भारतीय ना आए, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज आए, तो यहां पर सिविल सेवा की आयु बदल करके 21 से घटा के 19 किसने किया, लॉर्ड लीटन। किसने किया है, लॉर्ड लीटन। तो प्रथम अकाल आयोग किसका देन है जी, लीटन का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में, किसने लाया, लॉर्ड लीटन। आर्म्स एक्ट कब आया, 1878 में, किसने लाया, लीटन। सिविल सेवा का एज घटा के 21 से 19 कौन किया, लीटन। ऐसे एक सुन लीजिएगा, इसमें लिखा है कि साहित्य में रुचि के कारण उसे ओवन मेरेडियन के नाम से या मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था, साहित्य में रुचि के कारण। अब जितना इसने गड़बड़ किया था, इस चीज को कौन सुधारा, जस्ट इसके बाद आया 1880 से 84 लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने जितनी इसकी कमजोरियां थी उसको सुधारा। इसको भारत का उदारक वायसराय कहा जाता था, उदारक। क्या कहते थे जी, उदारक, यानी लिबरल था। तो पहला लाइन मैंने यही लिखवा दिया है कि अब भारत के क्या थे, उदार वायसराय थे। इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल की उपाधि दी गई थी उदारता के कारण। आज गांव में जो मुखिया का चुनाव होता है, हेलो, आज गांव में जो मुखिया का चुनाव होता है, उस चुनाव को कराने का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लॉर्ड रिपन। कौन दिया था, लॉर्ड रिपन। यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। लीटन जो था ना, हम भारतीय भाषा में कहें बड़ी बदमाश टाइप का आदमी था भारतीयों के लिए, लेकिन रिपन जो था ना बहुत अच्छा था, ये भारतीयों के लिए बहुत अच्छा अच्छा अधिकार दिया। लीटन था, उसका मुंह देखिए ना जी, लिट्टी जैसा था, देखिए खरूस था, लेकिन रिपन जो था ना वो अच्छा था भारतीयों के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसी ने, मैंने पहले भी बताया था, नियमित जनगणना की शुरुआत कराई। किसने कराया, लॉर्ड रिपन। कब, 1881 से। और सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में जी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो नियमित जनगणना की शुरुआत किसने कराई, लॉर्ड रिपन। अब भारत में उसके बाद लगातार जनगणना होती रही 10-10 साल पर, केवल कोविड में ही बंद हुआ। आगे बात करते हैं, फर्स्ट कंपनी एक्ट, जो कारखाना अधिनियम था, पहला कारखाना अधिनियम इसी के शासनकाल में आया। अभी देखिएगा ना, कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने की आजादी नहीं है, नियम ऐसे 18 साल, लेकिन वहां पर 7 साल रखा सीमा कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे जो है काम नहीं कर सकते हैं। यहां पर कह सकते हैं कि बाल एक्सप्लोटेशन पर ध्यान दिया। समय सीमा को भी तय किया, समय सीमा को भी तय किया। कौन, लॉर्ड रिपन। अगर बात करते हैं तो 1882 में इसने हंटर कमीशन लाया। हंटर कमीशन एक क्वेश्चन पूछता है, कब आया था, 1882। किसके शासनकाल में, रिपन के। हंटर कमीशन का संबंध किससे है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार। और इसके पहले मैंने पढ़ाया था विश्वविद्यालय यानी उच्च शिक्षा में सुधार। 1882 में इसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। जिसको जिस भाषा में अखबार लिखनी है लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जिस भाषा में अखबार लिखनी है वो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा बारंबार कर रहा है, इंटर पास है, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, इस बार किए हैं। 18 साल देख लो एज होगा तो क्यों नहीं भर सकते हो।
18 साल एज होगा, भर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, इसने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया, समाप्त किया। इल्बर्ट बिल, अब क्या कहिएगा, इल्बर्ट बिल क्या है? इल्बर्ट बिल था कि भारतीय जज के समान, सॉरी, भारतीय जज को और अंग्रेजी जज को दोनों का बराबर का अधिकार। पहले क्या था कि अंग्रेज जज भारतीयों के मुकदमे को देख सकते थे, अंग्रेजों के भी मुकदमे को देख सकते थे, लेकिन कोई भी भारतीय जज, काला जज, गोरे का मुकदमा नहीं देख सकता था। इसने क्या कहा कि आप गोरे और काले दोनों का मुकदमा भारतीय जज, मतलब जज हो गया, देख सकते हैं। तो इसलिए यह क्या हुआ, इसका पूरा श्वेतों ने विरोध किया। कौन? अंग्रेज विरोध किया। भारतीयों को अधिकार दिया कि भारतीय जजों के पास, ऐसे समझो ना जी, एक तरफ भारतीय और दूसरे तरफ अंग्रेज है, यह मुकदमा कौन देखेगा? अंग्रेज। दो भारतीयों के बीच के मुकदमे होंगे, ये कौन देख सकता है? भारतीय जज। और दो अंग्रेजों के बीच का मुकदमा होगा, कौन देखेगा? अंग्रेज। तो कहा कि भारतीय जज भी देख सकते हैं, भारतीय जज भी अंग्रेजों के एगेंस्ट का मुकदमा देख सकते हैं। तो जब बराबर का अधिकार दिया तो इसे क्या किया? अंग्रेजों ने विरोध किया। विरोध के कारण इसने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया जी? कि नियम नियम होता है, इसलिए इसने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। अब आ जाइए लॉर्ड कर्जन। यदि लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, ये सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। एगो लोकप्रिय वर्ड होता है, इसको अलोकप्रिय, चूंकि बंगाल विभाजन इसी के शासनकाल में हुआ था 1905 में। इसने प्रशासनिक और कुशलता का नाम देकर के बंगाल को क्या किया? बांट दिया। कौन कौन बांट दिया जी? लॉर्ड कर्जन। और आगे चल करके थॉमस रैले की अध्यक्षता में इसने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, और बाद में 1956 में जाके यूजीसी बना इंडिया में। तो कुछ अच्छा भी काम किया था, लेकिन बंगाल विभाजन की इसकी काफी आलोचना हुई, काफी आलोचना हुई। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था जी? लॉर्ड कर्जन। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो का। किसकी बात करते हैं? लॉर्ड मिंटो का। लॉर्ड मिंटो की यदि बात करते हैं, 1906 में इसी के शासनकाल में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किए थे? आगा खां। आगा खां कहां पर किए थे? ढाका में। उस समय ढाका का नवाब कौन था? सलीम उल्लाह खां। कौन था जी? सलीम उल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहां हुई थी? ढाका में। कहां हुई थी? ढाका में। कौन किया था? आगा खां। उस समय ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां। ठीक है ना? उसके बाद इसी के, जब लॉर्ड मिंटो था 10 तक था, इसी के समय कांग्रेस का विभाजन हुआ। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में हुआ था जी? मैंने कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन पढ़ाया है। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। और 1909 में इसने क्या किया? एकदम देखिएगा फूट डालने वाला काम किया था लॉर्ड मिंटो। इसके काम के जानते हो क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। सुधार क्या था? कि बर्बाद किया था। गांधी जी बोलते थे कि जो मार्ले मिंटो सुधार है, पूरा के पूरा बर्बाद करने वाला कानून था। 1909 में यह पृथक निर्वाचन की बात कही। किसके लिए? मुस्लिम के लिए।
यानी पृथक निर्वाचन में क्या मतलब हुआ कि मुस्लिम का वोट कौन देगा? मुस्लिम देगा। मुस्लिम का वोट कौन देगा? मुस्लिम देगा। अब बताइए कि यह बात सही है? तो आगे चल करके गवर्नर जनरल के वायसराय, सॉरी गवर्नर जनरल का रहेगा, गवर्नर जनरल तो खत्म हो गया जी 1858 से क्या गया? वायसराय। तो वायसराय की काउंसिल परिषद में, किसके? वायसराय, यहां पर भी मिसप्रिंट हो गया है, वायसराय की काउंसिल में यहां पर प्रथम भारतीय कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कहां से थे? बिहार से। जो मैंने बताया था ना कांग्रेस सेशन वाला, इसमें 15 लोग शामिल थे, 15 सदस्यीय टीम बनी, तो उसमें से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला जगह दिया गया। 21 सेक्टर से थे? विधि से थे, कानून। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये आपको 1910 से 1916 के बीच में रहे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब से कब रहे? 1910 से 1916 के बीच रहे। तो बंगाल विभाजन इन्हीं के समय में रद्द किया गया। कब किया गया? आपको दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। कब हुआ था जी? 1911 में दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था, जॉर्ज पंचम आए थे उसी समय 1911 में इसको रद्द किया गया। दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम आए थे। और 1912 में जब भारत की राजधानी कोलकाता से बदल के दिल्ली की गई, उस समय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। और जिस समय बीएचयू की स्थापना हो रही थी, वो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के डाला गया है, जिस समय बीएचयू की स्थापना हो रही थी उस समय कौन था वायसराय? हार्डिंग। बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। कौन किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। अगले पॉइंट को चलते हैं। चेम्सफोर्ड। कौन जी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये 16 से 21 रहे। होम रूल का मतलब क्या होता है? नागरिक शासन। होम रूल का मतलब क्या होता है? नागरिक शासन। तो होम रूल की शुरुआत कहां से हुई थी? आपको आयरलैंड से रेमंड किए थे। कौन किए थे जी? रेमंड किए थे। और यहां पर होम रूल की यदि बात करते हैं तो तिलक कहां से किए थे? तिलक किए थे पूना से। और जबकि मद्रास से कौन की थी? बेसेंट। मद्रास से एनी बेसेंट। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। इसी ने 1919 में, इसी के समय में क्या हुआ था? जनरल डायर गोली चलाया था, जिसका नाम क्या रहा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के समय में, चेम्सफोर्ड के समय में ही क्रांतिकारियों के गतिविधियों को दबाने के लिए, क्रांतिकारियों के गतिविधियों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट आया था। इसको काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यह काला कानून था कि शक के आधार पर भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना। और नियम था नो अपील, नो दलील, नो वकील। दिलाने वाला कौन था? चेम्सफोर्ड। इसी में मैंने बताया था कि सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके अगेंस्ट में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। तो खिलाफत आंदोलन के समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। अब खिलाफत आंदोलन क्या है? तो तुर्की के जो धार्मिक पद था खलीफा का, उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। तो इसी के अगेंस्ट में खिलाफत आंदोलन हुआ। और भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु लाए थे,
और भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता बने गांधी जी। 1921 तक रहे थे। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे जी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कोई दिक्कत? 21 तक पहुंच गए। और एक दो बातें हैं। लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड इरविन, थोड़ा सा लेट से क्लास शुरू हुआ था इसलिए लेट तक चलेगा। लॉर्ड इरविन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन इन्हीं के समय में आया था। और साइमन कमीशन का लाहौर में, साइमन कमीशन का नारा, गो बैक का नारा कौन दिए थे? लाला लाजपत राय। कहां पर दिए थे? लाहौर में। क्यों? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो क्या हुआ? वहां पर लाठियों से लाला लाजपत राय को पिटवाया गया, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसी के अगेंस्ट में आपको इन्होंने कहा था लाला लाजपत राय कि हमारे एक एक लाठी का चोट अंग्रेजों के लिए ताबूत का किल साबित होगा। एक एक लाठी का चोट क्या होगा जी? अंग्रेजों के लिए ताबूत का किल साबित होगा। नेहरू रिपोर्ट, तो इन्होंने, लॉर्ड इरविन ने दिया कि आप लोग इतना कहते हैं कि हमारा देश छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आपको अपना कोई नियम है, बना सकते हैं। तो इरविन के चुनौती को स्वीकार करते हुए जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने एक 8 मुंबई के उद्योगपतियों को मिला करके एक संविधान बना दिया, जिसका नाम क्या रहा? नेहरू रिपोर्ट। लेकिन इनका बेटा ही जवाहरलाल ही इसका विरोध किए कि 8 गो लोग मिल करके भारत की दशा दिशा तय करेंगे। तो इन्होंने तो केवल दशा के तय करने के लिए थोड़े बोला था, इन्होंने बस केवल ओनली वन, एक काम के लिए दिए थे। किसके लिए? इन्होंने बस केवल इसके चुनौती को स्वीकारे कि भारतीयों के पास एक ताकत है, भारतीयों के पास एक ताकत है कि अपना देश चला सकता है। उसके बाद से आपको गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब कब? 30, 31, 32 में। तो गोलमेज सम्मेलन के समय में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें इरविन ने गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी को प्रेरित किया। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? इंग्लैंड में। कहां हुआ था? लंदन में। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे? दूसरे में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? आपको अंबेडकर बाबा थे, बाबा साहब अंबेडकर। एक दलित नेता थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? एक दलित नेता थे, जिनका नाम क्या था? बाबा साहब अंबेडकर। अब बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो का। तो इस कहानी को अगले क्लास में बता देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।